नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल का इतिहास। ठीक है, हम जानेंगे कि हमारे हिमाचल का इतिहास कैसा रहा है। शुरू से हम इस इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे। शुरू से लेकर अंत तक हम पूरे हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानेंगे। तो इसमें बेसिकली हम कवर करेंगे ब्लोखरा तथा हिमाचल दर्पण की किताब। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हिमाचल का इतिहास हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये मिलती है हमें विभिन्न विभिन्न स्रोतों से। ठीक है, अब ये स्रोत देखेंगे हम, ये कौन कौन से विभिन्न स्रोत हैं जिनसे हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए इतिहास के जानने के स्रोत। अब देखेंगे हम एक एक करके कि किन किन चीज़ों से हमें हमारे हिमाचल के इतिहास के बारे में पता चला है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका साहित्य। ठीक है, साहित्य से भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए साहित्य होता क्या है। साहित्य बेसिकली एक प्रकार के आप ग्रंथ मान सकते हो या तो किताब मान सकते हो। ठीक है, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ठीक है, कोई भी किताब, कोई भी बुक जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने समय में पुराणों को लिखा गया था। ठीक है, टोटल 18 पुराण है। ठीक है, तो उसमें से भी कुछ पुराणों में हमें हिमाचल के बारे में जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद जब समय बीतता गया तो अलग अलग राजाओं के काल में अनेक कवि रहा करते थे। तो वो कवि क्या किया करते थे, वो अनेक अनेक साहित्य को लिखा करते थे, जिसमें हमें अनेक प्रकार के विभिन्न राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक है, तो ये था साहित्य। आगे हम देखेंगे साहित्य में क्या क्या आता है। नेक्स्ट जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है सिक्कों से। ठीक है, सिक्कों से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए विभिन्न राजाओं के टाइम में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, तो इससे भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम शिलालेख। ठीक है, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है लिखा हुआ। ठीक है, जो पत्थरों पे लिखा होता है उसको हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो उस समय होता क्या था, देखिए उस समय इतनी किताबें तो होती नहीं थी प्राचीन समय में। तो राजे महाराजे क्या किया करते थे, पत्थरों पे लेख लिखवा दिया करते थे, तो उसी को हम शिलालेख कहते हैं। आज भी हम देखेंगे हिमाचल में हमें कई स्थानों पर ये शिलालेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका वंशावलियाँ। ठीक है, चौथा आता है आपका वंशावलियाँ। वंशावलियों से भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि किस समय के राजा के शासनकाल में हिमाचल में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, हिमाचल की संस्कृति क्या थी, वहाँ के राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या थी, किन किन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था और क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें वंशावलियों से भी मिलती है। और नेक्स्ट आता है लास्ट यात्रा वृतांत। देखिए यात्रा वृतांत क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत देश है। ठीक है, और ये है आपका यूरोप। ठीक है, अब होता क्या था कि कोई देश से भारत देश में यात्रा करने आता था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश से मान लीजिए कि भारत में यात्रा करने आ रहा है, तो वो भारत में रहेगा, भारत की संस्कृति को जानेगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखेगा, वहाँ की हर एक जानकारी को अपने किताब में लिखेगा। ठीक है, कि भारत में क्या चल रहा है। तो जब ये किताब अपने साथ लेकर अपने देश वापस चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ के लोग जब इस किताब को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि भारत में उस समय कौन कौन से राजे हुआ करते थे। अब देखिए जैसे कई देशों, जैसे चीन, एक यात्री था चीन से। ठीक है, हवेनसांग, ये चीन से संबंध रखता था। तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, इसने भारत की यात्रा की थी। भारत में भी ये हिमाचल प्रदेश में दो जिलों में आया था। ठीक है, त्रिगर्त और कुल्लू में। ठीक है, तो ये रहा था। तो इसने क्या किया कि कुल्लू और त्रिगर्त के बारे में भी लिखा था। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत से भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब एक-एक करके हम देखेंगे कि साहित्य, सिक्के, वंशावली तथा यात्रा वृत्तांत में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए सबसे पहले आते हैं साहित्य। मैंने आपको कहा था साहित्य मतलब जो किताबों में लिखा हुआ होता है, मतलब एक आप ग्रंथ टाइप का इसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो साहित्य में सबसे पहले आते हैं आपके पुराण। ठीक है, टोटल पुराणों की संख्या है 17। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 पुराणों में ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आता है आपका विष्णु पुराण। ठीक है, दूसरा आता है आपका मार्कंडेय पुराण और तीसरा आता है आपका स्कंद पुराण। ठीक है, स्कंद पुराण की जो स्थापना की गई थी या जिसको लिखा गया था वो लिखा गया था आपका वेदव्यास जी के द्वारा। ठीक है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण को लिखा था। तो देखिए साहित्य में आगे हमारे पुराण, और पुराणों में किन पुराणों में हमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा स्कंद पुराण। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट साहित्य में इंपॉर्टेंट चीज़ें।
देखिए सबसे पहला आता है पालिनी। पालिनी का नाम सभी ने सुना ही होगा। इन्होंने अष्टाध्यायी तथा वृहत संहिता की रचना की थी। इसमें हमारे हिमाचल के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ था। दूसरा आता है आपका कालिदास। कालिदास ने रघुवंश नामक साहित्य की स्थापना की थी, ठीक है, यानी कि लिखा था उस साहित्य को। तो उसमें भी हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कल्हन की राज तरंगनी। देखिए वैसे तो कल्हन की राज तरंगनी में हमें मिलता है कश्मीर का इतिहास, ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी विस्तृत रूप में कल्हन की राज तरंगिणी में बताया गया है कि उस समय कौन कौन से राजा हुआ करते थे तथा किन राजाओं का किस किस के साथ युद्ध हुआ था। तो कल्हन ने जो राज तरंगिणी की रचना की थी वो की थी 1149 से 1150 के आसपास, ठीक है, इसको रचा गया था। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही तथा तारीख ए फरिश्ता, ठीक है, ये एक प्रकार का साहित्य या तो किताब कह सकते हो आप, जिसको लिखा गया था, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने नगरकोट किले पे हमला किया था, ठीक है, इनके प्रमाण मिलते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी में हमें पता चलता है जहांगीर का कांगड़ा आक्रमण, ठीक है, किस तरह से जहांगीर ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है आपका तुजुक ए तैमूरी, ठीक है, तैमूरी से मतलब हुआ तैमूरलंग, ठीक है। अब देखिए तैमूरलंग ने भी हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया था, लेकिन ये किया था आपका शिवालिक एरिया में। शिवालिक मतलब जो आज के टाइम में उन्ना के साइड जो एरिया पड़ता है, ठीक है, उसको कहा जाता है शिवालिक एरिया, ठीक है। तो ये था आपका साहित्य के बारे में, ठीक है, जहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट चलेंगे अब हम सिक्कों के बारे में, किस तरह से हमें सिक्कों से हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सिक्कों के बारे में अब हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हिमाचल में 4 जातियाँ आई थी, ठीक है, 4 जातियाँ आई थी, 4 जातियाँ आकर बसी थी। वो थी कोल, किरात, नाग और खश। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जब ये जातियाँ समूह बनाकर रहने लगी तो इनको नाम दिया गया जनपद। ये टोटल थे 4, ठीक है। 4 ही जातियाँ हिमाचल में आई थी और 4 ही जनपद हिमाचल में थे। अब देखिए जनपद होते क्या है? जनपद होता है एक बहुत बड़े कबीलों का समूह। जैसे मान लो कि ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है। आज के टाइम में हिमाचल में कुल 12 जिले हैं, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था कि 4 बड़े कबीले हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो ये एरिया बटा हुआ था ना, तो देखिए इस साइड को जैसे मान लो ओदुम्बर का राज था, ठीक है, इस साइड राज था त्रिगर्त वालों का, इस साइड राज था कुलुटा वालों का और निचली साइड राज था कुनिंद राजवंशों का, ठीक है। तो ये था सिक्कों के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे, ठीक है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती थी। तो देखिए भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, औडुम्बर, कुलुटा, कुलिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं, ठीक है। औडुम्बर का जो सिक्के थे उनके ऊपर त्रिशूल तथा बैल चित्रित थे, ठीक है। उनके ऊपर जो उनके सिक्के थे ना, उनके ऊपर ये बना हुआ था त्रिशूल तथा बैल, ठीक है। त्रिशूल तथा बैल उनके ऊपर चित्रित थे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अब देखिए तो शिमला संग्रहालय में जो 12 सिक्के रखे गए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो प्राप्त हुए थे हमें अर्की से, ठीक है। अब उसी तरह चंबा के लचौड़ी में और सरोल से हमें इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं। देखिए अब इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं तो इससे ये पता चलता है या तो इससे ये सिद्ध होता है कि हिमाचल प्रदेश का जो व्यापार संबंध था वो अलग अलग देशों के साथ भी था, ठीक है। ये अपने ही मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार नहीं करते थे बल्कि बाहर देश के साथ भी व्यापार किया करते थे, ठीक है। अब देखिए अपोलोडोर्स के 21 सिक्के हमें हमीरपुर से मिले हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट आता है सिक्कों के बारे में। कुल्लू का जो सबसे पुराना सिक्का था, ठीक है, जो पहली सदी का जो सिक्का था वो चलाया गया था राजा वीरयास द्वारा, ठीक है। कुल्लू के जो सर्वप्रथम राजा थे ना, ठीक है, राजा वीरयास, उनके द्वारा ये सबसे पुराना सिक्का चलाया गया था। तो ये थे सिक्कों के बारे में जानकारी। अब हम थर्ड देखेंगे शिलालेख, ठीक है। शिलालेख के बारे में अब हम देखेंगे। इनको शिलालेख या तो ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब जो तांबे के ऊपर लिखे गए हैं, शिलालेख मतलब जिनको हमने पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कांगड़ा की एक जगह है पथियारा तथा कनिहारा, वहाँ से हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हाटकोटी में सोनपुर गुफा के शिलालेख, ठीक है, हाटकोटी में सोनपुर गुफा के शिलालेख हमें मिले हैं। मंडी के सलोनू के शिलालेख, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखिए भूरी सिंह म्यूजियम जो कि चंबा में है, ठीक है, वहाँ पे 36 अभिलेखों को रखा गया है, ठीक है, 36 अभिलेखों को रखा गया है। और सबसे अगर ज़्यादा अभिलेखों की बात की जाती है वो कहाँ रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं आपके भूरी सिंह म्यूजियम में जो कि है चंबा जिले में, ठीक है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए आज के टाइम में हम जो भाषा लिखते हैं वो लिखते हैं हम हिंदी, ठीक है, लेकिन उस समय जो शिलालेख या हम ताम्रपत्र पे जो लेख लिखा करते थे, ठीक है, तो वो लिखी जाती थी, जो लैंग्वेज होती थी उनकी लिखने की वो होती थी शारदा या टांकरी, ठीक है। शारदा तथा टांकरी लिपि में लिखे जाते थे ये शिलालेख, ठीक है।
अब नेक्स्ट है शिलारू अभिलेख। शिलारू अभिलेख हमें प्राप्त हुए थे कुल्लू से, जो कि हमें गुप्त काल की जानकारी बताता है, ठीक है, जो कि गुप्तास डायनेस्टी के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है टोंस तथा यमुना नदी के संगम पर स्थित जोनसर और बावर क्षेत्र, ठीक है। मान लो कि ये टोंस नदी है, ठीक है, और ये यमुना नदी है, ठीक है। अब इस के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको कहते हैं हम जोनसर तथा बाबर क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या मिले हैं, वहाँ पे हमें देख मिले थे अशोक के शिलालेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये था आपका शिलालेख और ताम्रपत्र के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बच गया इंपॉर्टेंट चीज़, निर्मंड, ठीक है। निर्मंड में समुंदर सेन का ताम्रपत्र है, ठीक है। समुंदर सेन उस समय लाहौल स्पीति के शासक हुआ करते थे, ठीक है। निर्मंड अभी आज के टाइम में कुल्लू में है, ठीक है। तो वो हुआ होगा उस समय, हिस्सा रहा होगा लाहौल स्पीति का भी। तो ये जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे हमें, वो प्राप्त हुए हैं निर्मंड से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम फोर्थ, जो कि है वंशावलियाँ, ठीक है। वंशावलियों से कैसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले जो काम किया था ना वंशावलियों पे, वो किया था आपका मूरक्राफ्ट ने, ठीक है। मूरक्राफ्ट ने सबसे पहले वंशावलियों के ऊपर काम किया था। और सबसे पहले इन्होंने कौन से राज्य की जो वंशावलियाँ खोजी थी, वो खोजी थी आपकी कांगड़ा की, ठीक है। कांगड़ा राज्य की सबसे पहले उन्होंने वंशावलियाँ खोजी थी, ठीक है। अब देखिए कुल्लू की वंशावलियाँ किसने खोजी थी, कुल्लू की खोजी गई थी कैप्टन हार्डकोट के द्वारा, ठीक है। कैप्टन हार्डकोट के द्वारा कुल्लू की वंशावलियाँ खोजी गई थी। देखिए सबसे पहले जो काम किया था वंशावलियों के ऊपर कि कौन सा राजा सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन से राजा आया था, मतलब एक पर्टिकुलर वे में इन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम कौन सा राजा आया था, उसके बाद उसका पुत्र कौन था, उसके बाद कौन सा राजा आया था, उसके बाद फिर कौन सा राजा आया था। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था। लेकिन जो ये आगे लेकर गया था ना, ठीक है, इस काम को आगे लेकर गया था, तो ये किया था कनिंघम ने, ठीक है। कनिंघम ने भी आगे इस काम को लेकर गए थे, ठीक है, कांगड़ा की वंशावलियों को, ठीक है। सबसे पहले जो खोजा था वो खोजा था आपका मूरक्राफ्ट ने, लेकिन जो आगे काम करते रहे रेगुलर, वो किया था कनिंघम ने, ठीक है। अब कनिंघम ने क्या किया, कांगड़ा के साथ साथ हमारे चंबा, सुकेत, मंडी, नूरपुर की भी वंशावलियों ने उन्होंने खोजी थी, ठीक है। उन्होंने उनके ऊपर काम किया था और बताया था कि वंशावलियों के बारे में हमको बताया था इन्होंने। तो ये था वंशावलियों के बारे में, ठीक है। ये देखिए हिमाचल का मैप है, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम यात्रा वृतांत, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है। और देखिए यात्रा वृतांत के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी अन्य देश से आकर जब हमारे देश में आता था तो हमारे देश की संस्कृति को वो जानता था, ठीक है, तथा उसके बारे में लिखता था कि वहाँ के राजा कैसे हैं, कौन कौन से राजा उस समय राज कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पुराना विवरण मिलता है हमें, वो मिलता है हमें टोलमी का। टोलमी एक यूनानी यात्री था, ठीक है। तो इन्होंने किसका वर्णन किया था, इन्होंने किया था कुलिंदों का वर्णन, ठीक है। कुलिंद कौन थे ये मैंने पहले बताया था आपको कि हिमाचल में टोटल 4 जनपद थे, ठीक है, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद और कुल्लुत, ठीक है। तो उनमें से एक था कुलिंद। तो इन्होंने कुलिंदों के बारे में बताया था, ठीक है। देखिए चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री आए थे हवेनसांग। तो ये आए थे आपके हर्षवर्धन के काल में। तो ये आए थे 630 से 644 एडी के बीच में, ठीक है। वो भारत में रहे थे। अब भारत में तो आए थे और साथ में वो आए थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू तथा त्रिगत में रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ रहकर वहाँ के बारे में जानकारी एकत्रित की थी तथा अपनी किताब में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट आता है जहांगीर, ठीक है। अब देखिए जहांगीर के समय में कौन आया था, ठीक है। जहांगीर के समय में थॉमस कोरियोट भारत आया था, ठीक है, तथा विलियम फिंच भी भारत आया था। तो इन्होंने भारत आने के साथ साथ हिमाचल की यात्रा भी की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जहांगीर के समय में हिमाचल की यात्रा करने वाले जो यूरोपियंस थे वो कौन थे। तो एक थे थॉमस कोरियोट तथा दूसरे थे आपके विलियम फिंच, ठीक है। अब देखिए 1783 में फोस्टर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने यात्रा की थी। 1829 में मेजर आर्चर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी तथा हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा था। अब देखिए इसके अलावा एक बचता है आपका अलबरूनी, ठीक है। आपको याद ही होगा सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर वो हुआ था 700 एडी के आसपास। फिर उसके बाद जो जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन जो उसके बाद आए थे वो आए थे आपके मोहम्मद गजनवी, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये किया था 1030 के आसपास, ठीक है। तो इनके साथ एक महत्वपूर्ण साहित्यकार आए थे या कि उनके कवि बोल सकते हैं, तो उनका नाम था अलबरूनी, ठीक है। तो अलबरूनी ने भी हिमाचल क्षेत्र के बारे में लिखा था या हिमाचल के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। तो हमने जाना आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत कि कैसे हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बाद हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद हम चलेंगे मुगल काल के ऊपर, ठीक है। तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश के इतिहास
चला है, ठीक है। तो ये हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।